डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे कि डीसी मोटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखिए, लिखा है 250 वोल्ट डीसी शंट मोटर। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो उसमें ज़रूर मोटर का नाम लिखा होगा कि वो कौन सा मोटर है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये डीसी शंट मोटर है। अब आगे देखिए, लिखा है मोटर टेक्स 30 एम्पियर वाइल रनिंग एट फुल लोड। तो मोटर है, तो मोटर जो है वो करंट ले रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो लोड करंट यानी कि आईएल की वैल्यू दी गई है, ये जो है वो 30। और जो वोल्टेज सप्लाई है वो 250 वोल्ट दी जा रही है मोटर को। जैसे कि सभी मोटर में हम लोग कुछ ना कुछ सप्लाई देते हैं। यहाँ डीसी है, 250 वोल्ट दिया जा रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर, आर्मेचर एंड द फील्ड वाइंडिंग आर। तो पहले आर्मेचर वाइंडिंग दिया हुआ है 0.1 और फील्ड वाइंडिंग 200 ओम रिस्पेक्टिवली। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मोटर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाएंगी यानी कि फील्ड वाइंडिंग के बारे में, आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में बताया जाएगा, तो आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमेशा बहुत ही कम होता है, एक से कम ही रहेगा। और फील्ड वाइंडिंग शंट है तो उसका जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। फिर आगे कहा है डिटरमाइन द बैक ईएमएफ इन द मोटर व्हेन इट रन्स एट फुल लोड। तो हमें एक्चुअली में यहाँ बैक ईएमएफ यानी कि ईबी की वैल्यू निकालनी है, और ईबी का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, वी माइनस आई ए इंटू आर ए होता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखें तो वी की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 250। आई ए हमको यहाँ पे नहीं दिया, आई एल दिया है लेकिन आई ए नहीं दिया है, और आर ए की वैल्यू भी दी गई है। तो हमें सबसे पहले आई ए निकालना पड़ेगा। तो अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे वहाँ नोट्स में भी, तो आपको मिल जाएगा कि आई ए इज इक्वल टू आई एल माइनस आई एस एच होता है। तो आप एक बार ज़रूर जो कॉपी में आपने नोट किया होगा या नोट्स आपके सामने है तो उसमें देखेंगे आई ए इजगल टू आई एल माइनस आई एस एच, और आई एल की वैल्यू दी है 30 और आई एस एच होगा आपका वी अपॉन आर एस एस, यानी कि जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो, और शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 200। तो इसलिए ये वैल्यू रख के यहाँ पे हम आई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बैक ईएमएफ के लिए हम सिंपली फॉर्मूले में रख देंगे सारी वैल्यूज़ और हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये ई बी यानी कि जैसे जनरेटर के केस में ई जी निकलते थे, यहाँ पे हमने ई बी कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, जो कि जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, जिसमें दो केस होते हैं, एक ही मोटर को एक बार जनरेटर की तरह रन कराया जाता है और एक बार मोटर की तरह रन कराया जाता है। तो इसको देखिए क्वेश्चन को एक बार, लिखा 25 किलोवाट 250 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर हैज एन आर्मेचर एंड द फील्ड रेजिस्टेंसेस आर। जैसे वहाँ ऊपर आर्मेचर और फील्ड रेजिस्टेंस दिया, तो देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम है, फील्ड रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और ये जनरेटर है तो आउटपुट ये दे रहा है 25 किलोवाट, आउटपुट पावर हो गई, और ये उसका आउटपुट वोल्टेज हो गया। फिर कहा है कि डिटरमाइन द टोटल आर्मेचर पावर डेवलप्ड। टोटल आर्मेचर पावर डेवलप्ड ये पूछा गया। तो जनरेटर के केस में भी हमको पता है पावर डेवलप्ड का फॉर्मूला, अगर आप नोट्स में देखेंगे तो मिलेगा ई जी इंटू आई ए, जो कि यहाँ नीचे आपको दिखेगा भी, ई जी इंटू आई ए। तो हमें मेनली ई जी और आई ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है शुरुआत में। व्हेन, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि व्हेन आई, फर्स्ट है एज अ जनरेटर डिलीवरिंग 25 किलोवाट आउटपुट, और कहा गया एज अ मोटर टेकिंग 25 किलोवाट इनपुट। यानी कि आपको दोनों केस में पावर डेवलप निकालना है, जब वो जनरेटर की तरह रन कर रहा है और 25 किलोवाट आउटपुट दे रहा है, और जब वो मोटर की तरह रन कर रहा है जब वो 25 किलोवाट इनपुट ले रहा है। ये दो चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले आपको पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पावर डेवलप्ड का फॉर्मूला जनरेटर के केस में होता है ई जी इंटू आई ए, और मोटर के केस में ई बी इंटू आई ए होता है। तो यानी कि हमको ई जी और आई ए जनरेटर के केस में निकालना पड़ेगा, वैसे ही मोटर के केस में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले अभी हम लोगों ने पिछले जनरेटर के केस मोटर के केस ही लिया था, आई ए इजगल टू आई एल माइनस एस एस था और ई बी इजगल टू वी माइनस आई आर ए था। तो यहाँ पे दो केस हैं, तो पहले जनरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर मोटर अभी ऊपर किया ही है तो वो मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्या है, शंट फील्ड करंट मोटर हो या जनरेटर दोनों केस में सेम है, क्योंकि मशीन तो एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे अलग से निकाल लिया गया शंट फील्ड रजिस्टर। लोड करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो आउटपुट पावर कितना है, 25 किलोवाट है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर लिया और हमको यहाँ पे आई एल मिल गया। तो जनरेटर के केस में आई ए इज इक्वल टू होता है आई एल प्लस आई एस एच, तो वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी।
और जनरेटर के लिए ईजी की वैल्यू होती है वी प्लस आई ए इंटू आर ए। तो वी प्लस आई ए इंटू आर ए का इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज़ पता हैं, आई ए निकाला है आपने, आर ए की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी गई है, रखेंगे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। तो पावर डेवलप्ड क्या होता है, ई जी इंटू आई ए, ई जी की वैल्यू निकाल ली है, आई ए निकाली है, दोनों को डिवाइड करेंगे और किलो में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमें पावर डेवलप्ड की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करते हैं मोटर में। तो मोटर के केस में अभी हम लोगों ने देखा था कि आई ए की वैल्यू क्या होती है, आई एल माइनस आई एस एच। तो वही आई एल निकाला गया, आउटपुट पावर अपॉन वोल्टेज। तो यहाँ पे भी 100 एम्पियर आया है और आई ए की वैल्यू यहाँ पे 97.5 एम्पियर आया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में जनरली लोग गलती क्या करते हैं कि जो जनरेटर के केस में आई ए की वैल्यू निकालते हैं वही मोटर के केस में अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि दिमाग में रहता है कि मशीन तो एक ही है तो आर्मेचर करंट निकाल चुके हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं, तो आप ज़रूर अलग अलग वैल्यू ज़रूर कैलकुलेट करें। फिर अब ई बी का फॉर्मूला लगा दिएगा जो ऊपर यूज़ किया गया था, वी माइनस आई ए इंटू आर ए पिछले न्यूमेरिकल में। तो उसमें सारी वैल्यूज रखेंगे, ये वैल्यू मिल जाएगा। पावर डेवलप होता है ई बी इंटू आई ए, तो ई बी इंटू आई ए की वैल्यू कैलकुलेट करके इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग ये न्यूमेरिकल ले रहे हैं जिसमें एक ही मोटर एक ही है और इसको जो है दो अलग अलग कंडीशंस में रन कराया जा रहा है। तो अब देखिए लिखा है, अ डीसी शंट मोटर रन्स एट 600 आरपीएम टेकिंग 60 एम्पियर फ्रॉम 230 वोल्ट सप्लाई। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम and the field resistance is 115 ohm. Find the speed when the current through the armature is 30 ampere. यानी कि सेकंड केस जो है वो जब आर्मेचर करंट जो है वो कितना है, 30 एम्पियर है। पहला केस जो है लोड करंट दिया हुआ है, तो शंट फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मोटर है तो, शंट मोटर है तो इसलिए अलग से निकाल लिया है। फिर देखिए लिखा है व्हेन लाइन करंट आई एल वन इज इक्वल टू 60 एम्पियर। तो 60 एम्पियर दिया हुआ है, वो लेके आई ए वन निकालेंगे तो आई एल माइनस आई एस एच होता है। तो 1 2 इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दो कंडीशन दी गई हैं। तो इस तरीके से हमको पहले कंडीशन की जो है आई की वैल्यू, आई ए की वैल्यू, आर्मेचर करंट की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे ई बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए लगाएंगे, हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। और स्पीड उस केस की दी गई है N1 की वैल्यू 600 आरपीएम, इतना निकाल लिया। सेकंड हमको कहा गया कि जब आर्मेचर करंट 30 एम्पियर है तो आर्मेचर करंट डायरेक्ट दे दिया, यहाँ पे हमने निकाला तो यहाँ पे दे दिया है। तो अभी हमको यहाँ डायरेक्टली ई बी टू की वैल्यू निकालनी है। तो ई बी टू इजकल टू वी माइनस आई ए टू इंटू आर ए, तो वो वैल्यू रखेंगे, हमको ई बी टू मिल जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला लगाया ये कहाँ से आया है, तो ये बड़ा सिंपल है, जो हम लोगों ने फॉर्मूले इस्तेमाल किए थे। ई बी इज इक्वल टू पी फाई जेड एन अपॉन 60A। ये जो फार्मूला है यही फार्मूला है। इसमें क्या होता है, P कांस्टेंट है, फ्लक्स भी आपका कांस्टेंट है क्योंकि शंट मोटर है, Z भी कांस्टेंट होता है, 60 भी कांस्टेंट है और A भी कांस्टेंट है। इसलिए यहाँ पर EB की जो वैल्यू है वो हो जाएगी EB प्रोपोर्शनल टू N। तो यानी कि हम फर्स्ट केस के लिए EB1 प्रोपोर्शनल टू N1 लिख सकते हैं और सेकंड केस के लिए EB2 प्रोपोर्शनल टू N2 लिख सकते हैं, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा जो यहाँ पे आपको लिखा। तो आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा, आप चाहें तो यहाँ पे मैं कर भी रहा हूँ। आप देखिए 1, यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे EB2 प्रोपोर्शनल टू N2, और जब दोनों को डिवाइड करेंगे और यहाँ N2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो सारी वैल्यू कैलकुलेटेड है, आप यहाँ पर रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। एक ये तरीका है जिसमें एक ही मशीन को दो अलग अलग केस में रन करा के आपको किसी दूसरे केस में स्पीड वगैरह पूछा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपको मैं दूसरा क्वेश्चन एक ले रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ, जिसमें आपको मोटर और जनरेटर दोनों की तरह रन करा जाएगा एक ही मशीन को, जैसे पिछला किया था। लेकिन वहाँ पर क्या था, सिर्फ उन्होंने पावर डेवलप्ड पूछा था, यहाँ पर आपको और भी कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी और हो सकता है स्पीड वगैरह हो। जैसे ये क्वेश्चन है, अ डीसी शंट जनरेटर रनिंग एट 1200 आरपीएम सप्लाइज 60 किलोवाट टू 50 वोल्ट, फाइंड द स्पीड विच इट रन्स एट अ शंट मोटर। देखिए यहाँ स्पीड पूछा गया है, व्हेन टेकिंग 60 किलोवाट टू 50 वोल्ट। Take armature resistance is 0.1 and the field winding resistance is 50 ohm, neglect the brush drop। तो अभी यहाँ पर आपको फिर से वही काम करना है, EB और IA वगैरह सब निकालना है
ईजी भी निकालना है, और उसके बाद फार्मूला जो यहाँ हम लोगों ने अभी इस्तेमाल किया, यही फार्मूला नीचे इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए शंट फील्ड रेजिस्टेंस के हेल्प से शंट फील्ड करंट निकाल लिया गया है, V अपॉन RSH। V की वैल्यू 250 दी गई थी, वो ले लिया गया है। IL निकाला गया है, IL इज टू आउटपुट पावर अपॉन वोल्टेज। तो आउटपुट पावर 60 किलोवाट दिया है, उस तरह से हमको ये करंट मिल गया। तो जनरेटर के केस में हमको IA की वैल्यू मिल गई है, इसलिए AG लगा दिया गया है। और EG इक्वल टू होगा V प्लस IRA, तो V प्लस IRA से हमको ये वैल्यू मिल गई है। और जनरेटर के केस में स्पीड जो है 1200 RPM दी गई थी, तो 1200 RPM यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे यही काम हमको मोटर के केस में करना है। तो मोटर के केस में भी पावर 60 किलोवाट दिया गया था, वोल्टेज 250 ही था, तो उस तरह से IL निकल आएगा। IL निकालने के लिए यहाँ फार्मूला IL माइनस ISH होता है। तो IL की वैल्यू आपने अभी निकाली है, यहाँ 240, ISH है आपका 5, तो घटा के हमको मिल जाएगा IA की वैल्यू। EB यहाँ पे EG नहीं, यहाँ पे EB निकलेगा मोटर के केस में, तो V माइनस IA इंटू RA, ये वैल्यू रख दी जाएगी। और ये वही ऊपर वाला ही फार्मूला है, बस यहाँ वहाँ पिछले फार्मूले में N1 N2 के टर्म में था, यहाँ पे मोटर के लिए NM लिख दिया गया और जनरेटर के लिए NG लिख दिया गया, और यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा। तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो जो मैंने न्यूमेरिकल दिए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा, और अगर किसी को समस्या होगी तो वो ज़रूर पूछेगा, चाहे वो ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकता है या पर्सनली मुझे ज़रूर मैसेज कर सकता है। थैंक यू।